एक छोटी जलपरी के प्यार की एक मार्मिक कहानी जो एक राजकुमार से प्यार करने लगती है। प्यार की वजह से जलपरी इंसान बन जाती है और बलिदान दे देती है। समुद्र की गहराई में जहाँ पानी नीला और बिल्कुल साफ था और सूर्य की कोई किरण सतह से नीचे तक नहीं पहुँच सकती थी, वहाँ एक विशाल साम्राज्य था। यह खूबसूरत था। इसमें कोरल की दीवारें और हरे रंग के शैवाल थे। सभी समुद्री जीव शांतिपूर्वक एक साथ रहते थे। छोटी और बड़ी मछलियाँ, पौधे, समुद्री अर्चिन और जलपरियाँ। राजा की 5 बेटियाँ थीं। उसकी माँ ने उसे राज्य चलाने और लड़कियों की परवरिश में मदद की, क्योंकि उसकी पत्नी की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। राज्य में सभी लोग नियमों का पालन करते थे और इसीलिए वे सभी अच्छी तरह से रहते थे। नियमों में से एक यह था कि कोई भी जलपरी 15 साल की उम्र तक पानी की सतह के पास नहीं जा सकती थी। तब तक उसे सुरक्षित रहने के लिए राज्य में ही रहना था। राजा की सबसे बड़ी बेटी 15 साल की होने वाली थी। सबसे छोटी बेटी, जो दुनिया को देखने के लिए सबसे ज़्यादा तरस रही थी, उसे 5 साल और इंतज़ार करना पड़ा। वह अपने बगीचे में घंटों बैठी रहती और सतह पर होने वाली सारी मौज मस्ती की कल्पना करती। उसके बगीचे के बीचों बीच एक मानव राजकुमार की संगमरमर की मूर्ति खड़ी थी। उसे यह मूर्ति समुद्र तल पर मिली थी और उसे यह इतनी पसंद आई कि उसने उससे बात भी की। उनकी दादी उन्हें समुद्र के ऊपर की सभी खूबसूरत चीज़ों के बारे में कहानियाँ सुनाती थी। वह हमेशा यह जोड़ना सुनिश्चित करती थी कि सबसे अद्भुत चीज़ें जो पाई जा सकती हैं वास्तव में ऊपर नहीं बल्कि यहीं उनके जलीय घर में हैं। लेकिन छोटी जलपरी अभी भी ऊपर की दुनिया को देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती थी। समय बीतता गया और सबसे छोटी बेटी भी 15 साल की होने वाली थी। सालों से वह अपनी बहनों से कहानियाँ सुनती रही कि ऊपर क्या होता है। उसकी सबसे बड़ी बहन उससे 5 साल बड़ी थी। अपने 15वें जन्मदिन के दिन वह धरती से लौटी थी और रात के आसमान में सितारों और देवताओं के नक्षत्रों की कहानियाँ सुना रही थी। दूसरी बहन ने एक शानदार रंगीन सूर्यास्त देखा था। तीसरी बहन तैरकर किनारे की ओर गई थी और उसे ऊंचे हरे पेड़ और ऊंची चट्टानें दिखी थी। चौथे की सर्दियों में तैरकर बड़े ग्लेशियर और वॉलरस देखना पसंद था। जबकि अन्य सभी बहनें उस दूसरी दुनिया से उबने लगी थी, सबसे छोटी बहन ने अभी तक उसका प्रयास भी नहीं किया था। मनुष्य ही वह चीज़ थी जिसे वह सबसे अधिक देखना चाहती थी और सबसे बढ़कर उन्हें चलते हुए देखना चाहती थी। जब वह अपनी संगमरमर की मूर्ति से छोटे छोटे शैवाल पोंछ रही थी, तो वह राजकुमार के पैरों की जांच कर रही थी और सोच रही थी कि उनके पास होने पर कैसा महसूस होता होगा। छोटी मत्स्यांगना की सतह पर पहली यात्रा के दिन उसकी दादी ने उसे एक बड़ा गले लगाया। विशेष अवसर के लिए उसके सिर पर फूलों की माला डाली और उसकी पूंछ को उत्तम मोतियों से सजाया। ओह, तुम इतनी जल्दी बड़ी हो गई मेरी छोटी बच्ची, उसके पिता ने कहा। वह बस उसे देखकर मुस्कुराई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन को आने में सदियों लग गए थे। देखो तुम कितनी सुंदर हो, उसकी दादी ने उसकी पूंछ पर आखिरी मोती लगाते हुए कहा। छोटी मत्स्य कन्या बहुत उत्साहित थी। वह जितनी तेजी से तैर सकती थी तैरने लगी। उसके मोती आपस में टकरा रहे थे और वह तेजी से पानी की तरफ पहुंच रही थी। वह पानी से बाहर निकली और 1 मिनट तक आश्चर्य से चारों ओर देखती रही और फिर खुशी से भर गई और वह खुशी से पानी से बाहर कूदने लगी और चिल्लाने लगी।
डॉल्फिन उसकी हंसी सुनकर तैरकर उसके पास आ गई और उसके साथ नाचने लगी। यह उससे भी बेहतर था जिसकी उसने कल्पना की थी। थोड़ी देर बाद उसने एक जहाज़ देखा और उसकी ओर चल पड़ी। दादी ने उसे चेतावनी दी थी कि जहाज़ खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह एक असली इंसान पैरों सहित की एक झलक पाने का मौका नहीं छोड़ सकती थी। करीब पहुंचने पर उसने डेक पर लोगों की भीड़ देखी। यह किसी उत्सव जैसा लग रहा था। वह सावधानी से तैरती हुई इधर उधर घूमी और अचानक उसे अपने स्तर पर एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी। अंदर एक मुकुटधारी लड़का कमरे में बैठा था, अपनी शानदार टांगें फैलाए हुए। वह उसे देखती रही, अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पाई। वह सुंदर था और वह बिल्कुल उसके बगीचे में लगी राजकुमार की मूर्ति जैसा दिख रहा था। छोटी जलपरी वहीं रुकी रही और पार्टी को देखती रही। माहौल में एक अच्छी भावना थी, लेकिन आधी रात को एक अंधेरे आसमान के नीचे उन्होंने आतिशबाजी की। छोटी जलपरी छिपने के लिए पानी के नीचे चली गई, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जब उसने फिर ऊपर देखा तो उसे अत्यंत सुंदर रंग और पैटर्न दिखाई दिए, जैसे कि मनुष्य अपने स्वयं के तारामंडल बना रहे हों। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। तूफान शुरू हो गया। अचानक लहरें जहाज से टकराईं, जो तेज हवा में मुश्किल से खड़ा था। बिजली के एक और प्रहार ने मुख्य मस्तूल को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। पानी डेक पर फैल गया और उग्र समुद्र ने जहाज को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहाज बर्बाद हो गया और लोग अंधेरे में इधर उधर बिखर गए। छोटी जलपरी डर गई, लेकिन फिर भी राजकुमार को बचाना चाहती थी। वह बिना कुछ सोचे मलबे के बीच से तैर गई। जब वह उसे मिल गया तो उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और किनारे तक ले गई। उसने अपना सिर उसके सीने से लगा लिया। वह अभी भी सांस ले रहा था। दुख की बात है कि वह अच्छी तरह जानती थी कि वह पानी से बाहर नहीं रह सकती थी। उसने धीरे से उसके माथे को चूमा और एक चट्टान के पीछे छिप गई। वह भोर होने तक चट्टान के पीछे से उस पर नज़र रखती रही। फिर लोगों का एक समूह आया और उसे ढूंढ निकाला। उनमें से एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। जैसे ही राजकुमार ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा, वह गर्मजोशी से मुस्कुराया और बोला, मेरे फरिश्ते, तुमने मेरी जान बचाई। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा आभारी रहूँगा। छोटी मत्स्य कन्या दुखी हो गई। उसने ही राजकुमार को बचाया था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल पाई। वह बस चुपचाप बैठी रही और रोती रही। राजकुमार की मुस्कान उसकी अपनी थी और वह यह जानती थी। जब समूह और राजकुमार चट्टानी तट से गायब हो गए तो छोटी मत्स्य कन्या अपने राज्य में वापस तैर गई। जब वह निराश होकर लौटी तो सीधे बगीचे में गई और मूर्ति के पास चुपचाप बैठ गई। वापस आते ही उसकी जिज्ञासु बहनों ने उससे सवालों की बौछार कर दी। तुमने क्या देखा छोटी बहन? क्या तुम्हें वहाँ अच्छा लगा? और फिर उसके चेहरे पर ध्यान देते हुए, तुम इतनी उदास क्यों हो? पहले तो वह अपनी बहनों को सच्चाई बताना नहीं चाहती थी, लेकिन छोटी मत्स्यांगना ने उन पर भरोसा किया। वे बहुत ख्याल रखने वाली थी और उन्हें राजकुमार के बारे में बताना राहत की बात थी। राजकुमार का समुद्र के किनारे एक विशाल साम्राज्य था। अचानक छोटी मत्स्यांगना को उम्मीद जगी। अगले दिन वह राजकुमार को देखने गई और उसके बाद हर दिन वह दूर से उसे देखने के लिए लौटती थी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसे यह महसूस होने लगा कि वह उसे जानती है और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह उसके प्रेम में पड़ चुकी है। एक दिन समुद्र क्षेत्र में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी 5 बहनों ने सज धज कर अपने सुंदर
लंबे बालों को संवारा। वे खुद को उसमें ऐसे ढक सकते थे जैसे कि वह रेशम हो। सबसे बड़ी के बाल आग की लपटों की तरह लाल थे, दूसरे के कोयले की तरह काले और तीसरे के चांदी जैसे भूरे, चौथे के भूरे चेस्टनट जैसे। सबसे छोटी बेटी के बाल सोने जैसे लग रहे थे। वे सभी अपनी खूबसूरत आवाज़ के लिए मशहूर थीं और उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि वे उत्सव में गाएंगी। सबसे छोटी मत्स्य कन्या ने सबसे पहले गाना गाया और यह सबसे सुंदर गाना था। सभी लोग बहुत अच्छा समय बिता रहे थे, लेकिन छोटी मत्स्य कन्या केवल अपने राजकुमार के बारे में ही सोच रही थी और वह बहुत दुखी महसूस कर रही थी। काश राजकुमार को पता होता कि मैं मौजूद हूँ, उसने सोचा। मैं उसके साथ एक दिन भी बिताने के लिए कुछ भी देने को तैयार हूँ। अचानक उसे यह बात सूझी। उसे याद आया कि एक बूढ़ी समुद्री चुड़ैल थी जो गहरी अंधेरी घाटी में रहती थी। यह काली मिट्टी और समुद्री सांपों से भरा हुआ था जो छाया में छिपे हुए थे और तैरने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन छोटी मत्स्यांगना जानती थी कि केवल चुड़ैल ही उसकी मदद कर सकती है और इसलिए वह उत्सव से चुपचाप निकल गई और गहरे अंधेरे समुद्र में तैरती हुई चुड़ैल की गुफाओं तक पहुंच गई। चुड़ैल तक पहुंचना आसान नहीं था और रास्ते में बहुत सारी बाधाएं थीं। हालांकि खतरनाक यात्रा से लड़की डरी नहीं। जब वह खाई के पास पहुंची तो उसे थोड़ी घबराहट हुई। कृपया, मैं इंसान बनना चाहती हूँ, उसने कांपती आवाज़ में कहा। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, प्रियतम, चुड़ैल ने उत्तर दिया। तुम चाहती हो कि कोई राजकुमार तुमसे प्रेम करे और तुमसे शादी करे, तब तुम अमर आत्मा प्राप्त कर सकोगी जो तुम्हारे मरने के बाद भी अस्तित्व में रहेगी। छोटी मत्स्य कन्या को यह पता नहीं था कि मनुष्यों में अनंत आत्मा होती है, उसके जैसे अन्य मनुष्यों में नहीं। जलपरियां 300 वर्षों तक जीवित रहती थीं, लेकिन जब वे मरती थी तो समुद्री झाग में बदल जाती थी और बिना किसी निशान के गायब हो जाती थी। वह बस यही चाहती थी कि राजकुमार उससे प्रेम करे और लेकिन अमर आत्मा भी अच्छी बात लगती थी। ठीक है, चुड़ैल ने जलपरी की ओर देखते हुए कहा। यह संभव है बेशक, लेकिन इसमें एक समस्या है। एक बार जब तुम्हारी दुम 2 खंभों में बदल जाती है जिन्हें पैर कहते हैं, तो हर बार जब तुम ज़मीन पर कदम रखोगी तो ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे पैरों में 100 सुइयां चुभ रही हों। और बस इतना ही नहीं, अगर राजकुमार किसी दूसरी महिला से शादी कर लेता है तो उसकी पहली सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी और तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। और अंत में एक बार जब तुम इंसान बन जाती हो तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। तुम कभी भी समुद्र में वापस नहीं जा पाओगी। क्या तुम अब भी यही चाहती हो? छोटी जलपरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ठीक है। ओह, मुझे यह बात बताना चाहिए कि इसमें तुम्हें कुछ खर्च करना होगा। तुम्हें बस मुझे अपनी आवाज़ देनी होगी। मेरी आवाज़? मत्स्यांगना को उस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं राजकुमार से कैसे बात करूँगी और उसे कैसे बताऊँगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ? खैर, तुम्हें उसे किसी और तरीके से आकर्षित करना होगा। मुझे डर है कि यह समझौता नहीं हो सकता प्रिय। कोई आवाज़ नहीं तो कोई पैर नहीं। छोटी जलपरी को लगा जैसे वह पहले से ही बोल नहीं पा रही है। उसने सिर हिलाया, फिर चुड़ैल की तरफ देखा और दृढ़ता से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। चुड़ैल ने एक जादुई अमृत पकाना शुरू किया जो अशुभ रूप से बुदबुदा रहा था। जब यह तैयार हो गया तो उसने इसे बोतल में भर लिया और लड़की को निर्देश देते हुए दे दिया।
जब वह वापस लौटी तो पानी के नीचे का साम्राज्य शांत और स्थिर था। हर कोई सो रहा था। चुपचाप उसने अपने पिता, दादी और बहनों को अलविदा कहा और फिर वह राजकुमार के महल के पास पानी की सतह पर तैर गई। जब वह किनारे पर पहुंची तो वह रेत पर चढ़ गई, अमृत पी लिया और सो गई। जब वह जागी तो वह अब जलपरी नहीं थी। उसने अपने हाथ पर एक हाथ महसूस किया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि राजकुमार उसके ऊपर झुका हुआ है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। डरो मत, राजकुमार ने कहा। मैंने तुम्हें यहाँ समुद्र तट पर लेटा हुआ पाया। मैं बस तुम्हें मदद करना चाहता हूँ। वह उसे भरोसा दिलाना चाहती थी कि वह डरी हुई नहीं है, कि उसने ही बचाया है उसे। लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। उसकी कोई आवाज़ नहीं थी। राजकुमार उसे अपने महल में ले गया और उसके लिए एक सुंदर पोशाक बनवाई। वह अब एक प्यारी लड़की थी, लेकिन उसका हर कदम उसे ऐसा दर्द देता था जैसे उसके पैरों में हजारों सुइयां चुभ रही हों। हालांकि जब उसने राजकुमार को देखा तो उसका सारा दर्द और चिंताएं दूर हो गईं। जैसे जैसे समय बीतता गया, छोटी जलपरी और राजकुमार बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब उसके पैरों का दर्द सहना आसान हो गया था और उसे याद आता था कि उसे अपने परिवार की कितनी याद आती थी। फिर भी उसे अपनी आवाज़ खोने का कभी अफसोस नहीं हुआ, न ही अपनी पिछली ज़िंदगी को बदलकर अब जो ज़िंदगी मिली है उसका पछतावा हुआ। यहाँ हर दिन रोमांचक था। राजकुमार ने उसे जगहें दिखाई, दावतों और समारोहों में ले गया, घुड़सवारी और नौकायान कराया। समय के साथ साथ जैसे तैसे उसके प्रति उसकी भावनाएं प्रबल होती गईं। उसने बार बार उसे यह समझाने की कोशिश की कि वह वही लड़की है जिसने उसे बचाया था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। और फिर एक गर्मियों की रात जब वे दोनों साथ मिलकर तारों को देख रहे थे, उसने एक रहस्य बताया। उसने कहा, जिस रात मैं 18 साल का हुआ, मेरा जहाज़ एक बड़े तूफान में फंस गया था। मैं उसमें सवार लगभग सभी लोग मारे गए। मैं किनारे पर बहकर आया, लेकिन मुझे बस इतना याद है कि एक खूबसूरत राजकुमारी ने मुझे बचाया था। जब मैं उठा तो वह वहाँ थी और उसे देखते ही मैं उससे प्यार करने लगा। तब से मैं उससे दोबारा मिलने और उसे शादी करने के लिए पूछने की उम्मीद लगाए बैठा हूँ, लेकिन किस्मत ने मुझे ऐसा कभी नहीं करने दिया। कृपया क्या तुम मेरे साथ आकर उसे खोजोगी? हम उन सभी राज्यों की यात्रा करेंगे जिन्हें मैं जानता हूँ। मुझे उसे ढूंढना है। उसके अलावा तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो और मुझे इस यात्रा में तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। छोटी मत्स्यांगना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने एक बार फिर उसे यह बताने की कोशिश की कि वह वही लड़की है जिसने उसे बचाया था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और न ही समझा। अंततः उसने सिर हिलाया और उसके साथ उस राजकुमारी की खोज में निकल पड़ी जिससे वह प्रेम करता था। वे कई सप्ताह तक समुद्री यात्रा करते रहे और 4 राज्यों का दौरा करते रहे। जब वे अंततः उस सबसे दूर के राज्य में पहुँचे जिसके बारे में राजकुमार को जानकारी थी, उसने राजकुमारी को खोजने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी और छोटी मत्स्य कन्या को अंततः यह महसूस होने लगा था कि उसके लिए अब भी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जब वे राज्य में पहुंचे तो राजकुमार ने आखिरकार उस लड़की को देखा जिसे वह ढूंढ रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस पल उसने अपने दोस्त की किस्मत पर मुहर लगा दी थी। जल्द ही शादी का दिन चुन लिया गया। छोटी जलपरी इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वह राजकुमार को एक बार और बताने की कोशिश कर सकती थी कि उसके पास गलत लड़की है, लेकिन वह इतना खुश था कि मत्स्यांगना उसे खराब नहीं करना चाहती थी।
वह बस चुपचाप देखती रही और दिखावा करती रही कि वह राजकुमार के लिए खुश है। पूरे विवाह समारोह के दौरान वह दुल्हन की सफ़ेद ट्रेन को पकड़े रही और आंसू के बीच मुस्कुराती रही। कुछ ही देर में समारोह समाप्त हो गया और जब शाम हुई तो छोटी जलपरी माफ़ी मांगकर समुद्र तट पर टहलने चली गई। वह जानती थी कि वह सुबह तक जीवित नहीं रहेगी। अचानक उसे कुछ धीमी सी आवाज़ें सुनाई दी जो उसे समुद्र के पास बुला रही थी। वह समुद्र के किनारे तक गई और अपनी प्यारी बहनों को देखा, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उनके सभी सुंदर बाल छोटे कटे हुए थे। उन्होंने कहा, चुड़ैल ने हमें सब कुछ बता दिया है। वह कहती है कि तुमने राजकुमार के लिए सब कुछ छोड़ दिया है और तुम जल्द ही मर जाओगी क्योंकि उसने किसी और से शादी कर ली है। हालांकि हमने एक सौदा किया है और इस जादुई खंजर के बदले में हमने उसे अपने बाल दे दिए। तुम्हें बस इतना करना है कि इसे राजकुमार के सीने में घोंप देना और फिर तुम्हारी दुम वापस उग जाएगी और तुम जिंदा रह सकोगी, या तो तुम्हारी जिंदगी या तो उसकी। छोटी बहन, कर लो। उन्होंने खंजर आगे बढ़ाया और गुनगुनाया, करो, कर लो, प्लीज़ कर लो। उस रात छोटी मत्स्य कन्या राजकुमार के कक्ष में घुस गई, जहां वह अपनी नई पत्नी के बगल में शांति से सो रहा था। वह कुछ कदम बिस्तर तक चली गई और खंजर को उसके सीने की तरफ उठा दिया। वह कई मिनट तक वहीं खड़ी रही, लेकिन वह खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पाई। उसने उसे एक बार बचाया था और वह उसे फिर से बचाएगी। वह उससे बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसने धीरे से उसके गाल को चूमा और चुपचाप बाहर निकल गई। छोटी जलपरी उस रात अपनी बहनों के साथ समुद्र तट पर रही और जैसे ही चहचहाते पक्षियों ने नए दिन की घोषणा की और सूर्य ने झांकना शुरू किया, छोटी मत्स्य कन्या समुद्री झाग में विलीन होने लगी। जब वह पिघलने लगी तो उसकी बहनें रोने लगीं, लेकिन अचानक उसकी मानवीय आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। यह धूप की किरण की तरह लग रही थी और उसकी बहनें देखती रही कि यह कैसे आसमान में जाकर बादलों में मिल गई। जब कोई मनुष्य मरता है तो आप देखते हैं उसकी आत्मा हवा के साथ एक हो जाती है और वह हमेशा के लिए जीवित रहता है। लेकिन जब मानव आत्मा वाली जलपरी मरती है तो वह अप्सरा में बदल जाती है। प्रकाश की उस छोटी किरण को पंख लग गए और अचानक छोटी मत्स्य कन्या की आवाज़ वापस आ गई। किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए पवन अप्सराएं केवल सूर्य की किरणों की तरह दिखती हैं। जब हवा चलती है तो आप उनकी सुगंध को सूंघ सकते हैं या उनकी धीमी फुसफुसाहट सुन सकते हैं। अपनी आवाज़ वापस पाकर नन्ही अप्सरा इतनी खुश हुई कि उसने बादलों में नृत्य किया और एक सुंदर गीत गाया। फिर वह उड़कर अपनी बहनों के पास गई और उन्हें रोशनी से नहलाते हुए फुसफुसाई, उदास मत हो बहनों, मैं हमेशा यहीं रहूँगी। मैं अब खुश हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। राजकुमार को कभी समझ नहीं आया कि उसके मित्र के साथ क्या हुआ, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वह शुरू से ही इतना बुद्धिमान नहीं था। हालांकि उसे लग रहा था कि वह खुश है और बीच बीच में उसकी आंखों में रोशनी चमक उठती और एक पल के लिए उसे लगता कि उसने उसे देख लिया है। और इस प्रकार छोटी जलपरी एक अप्सरा बन गई और पक्षियों के साथ गीत गाने लगी तथा सदैव बादलों में नृत्य करने लगी।